मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या मोदी का राज तिलक होने वाला है। संभावनाएं पूरी है। गोवा में कल पदाधिकारियों की बैठक होगी, वो भी एक्सटेंडेड, यानी राज्य के भी जितने पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल होंगे। उसके बाद 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और 1 दिन कार्यकर्ताओं का और बीजेपी के से जुड़े लोगों का सम्मेलन होगा। तो ऐसे में क्या मोदी के राज तिलक की तैयारी पूरी हो चुकी है? सूत्रों का अगर भरोसा किया जाए तो पार्टी में इस पर कई दौर के मंथन हो चुके हैं। पहला मंथन ये था कि क्या 2 कमेटीज बनाई जाए, एक केंद्र के लिए और दूसरी राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उसके लिए। लेकिन अब इस बात पर अंतिम फैसला हो गया है कि कमेटी एक ही बनेगी, मोदी इसके अध्यक्ष होंगे। लेकिन सवाल घोषणा क्या है? तो बड़ा सवाल और बड़ी बहस आज इसी पर है कि क्या मोदी का राज तिलक गोवा में हो पाएगा। गुजरात गुजरात गुजरात। जो बात कल तक बीजेपी अध्यक्ष की जबान पर आते आते रह जाती थी, उस पर अब खुलेआम मुहर लगती दिखाई दे रही है। गठबंधन के जिस साझीदार के चलते बीजेपी के नेता चाहकर भी नरेंद्र मोदी का नाम 2014 के चुनाव में अपने नायक के तौर पर नहीं ले पाते थे, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव प्रताप रूडी ने साफ साफ कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सिर्फ बीजेपी के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि मोदी की जरूरत अब जेडीयू को भी है। देश के पैमाने यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, उतनी ही जरूरत जनता दल यूनाइटेड को बिहार में है। ये संवाद स्पष्ट रूप से जाना चाहिए और ये स्पष्ट रूप से आप जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से भी इस बात की पुष्टि करा सकते हैं। इसलिए इसमें कोई परहेज की गुंजाइश और भी नेतृत्व यदि आता है, उस सब नेतृत्व को लेकर एनडीए की जीत कराने की आवश्यकता है। रूडी का ये बयान महाराजगंज उपचुनाव में जेडीयू की हार के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था। फिर भी जेडीयू ने बीजेपी पर ज्यादा तीखा जवाबी हमला नहीं किया। बिहार के जेडीयू को नीतीश कुमार के सिवाय किसी भी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं। वो जरूरत इसलिए नहीं है कि आज हमारे मॉडल ने देश को और दुनिया को रोशनी दिखाने का काम किया। जेडीयू के विरोध को दरकिनार कर बीजेपी के बड़े नेताओं ने अब जिस तरह से मोदी का महिमा मंडन शुरू किया है, उससे ये चर्चा गर्मा गई है कि क्या गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी का राज तिलक हो जाएगा। वैसे बीजेपी मोदी का नाम अगले प्रधानमंत्री के तौर पर घोषित करेगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं है। फिर भी तमाम बीजेपी नेता यही संकेत दे रहे हैं कि मोदी को बीजेपी के चुनाव अभियान की कमान सौंपने का ऐलान गोवा में हो सकता है। गोवा कार्यकारिणी में कोई बड़ा फैसला लिया। इसमें दो राय नहीं कि अगर मोदी को बीजेपी ने चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया तो इसका एक ही मतलब होगा कि 2014 के चुनाव में मोदी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि उस सूरत में नीतीश कुमार क्या करेंगे। वो बीजेपी से दूरी बनाएंगे या फिर उनके लिए भी मजबूरी बन जाएंगे मोदी। दल के आंतरिक ढांचे में किसको कौन जिम्मेवारी देता है, ये दल का आंतरिक मामला होता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, ये तय करने का अधिकार हमारा है। और बिहार में गठबंधन कार्यक्रम की बुनियाद पर है और मजबूत गठबंधन आतंकराज के खिलाफ जनादेश है, इसलिए निश्चित रूप से बिहार में गठबंधन मेरा मजबूत है। जानकार मानते हैं कि बीजेपी में मोदी अपनी मनमाफिक पिच तैयार कर चुके हैं। बीजेपी आलाकमान को अब तक मोदी के नाम पर हिचक सिर्फ एनडीए के सहयोगी दलों को लेकर थी, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आई है। देश के पैमाने यदि लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जी की जितनी जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, उतनी ही जरूरत जनता दल यूनाइटेड को बिहार में है। ये संवाद स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। शिशिर चौबे के साथ विनायक प्रसाद, पटना, इंडिया न्यूज। तो क्या गोवा में मोदी का राज तिलक हो पाएगा? यही बड़ी बहस का हमारा सवाल है और हमारे साथ
तमाम बड़े मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ राजीव रंजन है जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, हमारे साथ अबू आदमी है जो कि विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, और प्रदीप सिंह साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी के अफेयर्स पे बहुत पैनी नजर रखते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे, राज तिलक की है तैयारी, यानी कैंपेन कमेटी का चेयरमैन? बिल्कुल दीपक जी, आपको अगर याद हो तो 11 साल पहले इसी गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी एक तरह से अभियुक्त के तौर पर आए थे। गुजरात का 2002 का दंगा हो चुका था, उसके बाद उनको पद से हटाने की मांग हो रही थी। उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मन बना चुके थे उन्हें हटाने का, लेकिन जब कार्यकारिणी में मोदी बोले उसके बाद पार्टी के अंदर माहौल बदल गया और उस समय नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ढाल अगर कोई था तो लाल कृष्ण आडवाणी। आज 11 साल बाद उसी गोवा में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है और वहां मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी है। सवाल है, क्या मोदी के आप जो राज तिलक की बात कर रहे हैं, क्या मोदी के राज तिलक को लाल कृष्ण आडवाणी रोक पाएंगे? कार्यकर्ताओं का दबाव इतना है कि मुश्किल लग रहा। संघ ने भी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कार्यकर्ताओं के दबाव को देखते हुए मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलने का या मोदी का समर्थन करने का एक तरह से लगता है मन बना लिया है। पार्टी में एक बड़ा वर्ग है जो मोदी का समर्थक है, लेकिन सब साथ हों ऐसा नहीं है। इसके बावजूद जो स्थिति बन गई है उसमें किसी के लिए मोदी का राज तिलक अगर कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बात करें तो वो बहुत मुश्किल होगा रोकना। बहुत मुश्किल होगा। अखिलेश प्रताप सिंह, तो चुनाव होंगे राहुल बनाम नरेंद्र मोदी? दीपक जी, रीजनल नेताओं पे हम बहुत प्रतिक्रिया नहीं देते। उस रीजन के हमारे जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं वो प्रक्रिया देने के लिए सक्षम है, वो देंगे। एक रीजन के मुख्यमंत्री, हर ऐसे 28 प्रदेश हैं और 28 प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी के लोगों को पता है कि अब जनता द्वारा तो राज तिलक होना नहीं है उनका। अखबार पढ़ते, तो अपनी जमात में राज तिलक करवा लो। अखबार पढ़ते, टीवी चैनल देखते, मैगजीन पढ़ते? निश्चित रूप से। आप अखबार पढ़ते? एकदम आपके साथ बैठा हुआ। चैनल देखते? कब? मैगजीन पढ़ते? आप जैसा सोचें। तो उसमें पिछले 3 महीनों में आपने रेटिंग देखी है नरेंद्र मोदी की? आप उनको एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपने उनकी रेटिंग देखी है? रेटिंग हमने सबकी देखी है। राहुल बाबा 23% तक रह जाते हैं। रेटिंग तो इस रेटिंग के हिसाब से राष्ट्रपति के यहाँ जाके ओथ ले लें, किसने रोका है? इस रेटिंग से ओथ नहीं होती है। नहीं, वो तो चुनाव में जाना चाहते हैं। होती तो कई बार वो तो चुनाव में जाना चाहते हैं, ओथ लेने की जल्दी नहीं है उनको। अरे जाए, रोका किसने है? तभी तो पता लगेगा कि कितना पानी है, तभी पता लगेगा। तो आप प्रतिक्रिया दे दीजिए ना, राहुल वर्सेस मोदी होगा तो क्या होगा? मैं बता रहा हूँ ना, गुजरात में तो कांग्रेस है ही नहीं। ये जाने दीजिए, मैंने बताया। आपके प्रदेश अध्यक्ष हार गए, आपके लीडर और अपोजिशन हार गए, वहां पे कांग्रेस बची का है। कल मैंने यही बात किसी ने कही थी, तो मैंने यही एक जो जवाब दिया था, मैं आपको उसका फिर से दे रहा हूं कि अगर कोई प्रदेश में 2-3 बार मुख्यमंत्री बन जाए तो ये सोचे कि पूरे देश का जनमानस उसके साथ है। ठीक उसी तरह से जैसे 3-4 बार कोई विधायक जीत जाए और ये सोचे कि पूरा प्रदेश का जनमानस उसके साथ है, तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। समय बता देगा, अभी दिखेगा। चलिए, वैलिड पॉइंट। सुधांशु मित्तल जी, मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री के बाद देश का जनमानस आपके साथ नहीं हो सकता, ये दावा है सिंह साहब का। अरे पूरी पार्टी तो साथ है ही नहीं है। दीपक जी, एक बड़ा अच्छा गालिब का शेर था, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये अपना ये ख्याल रखते रहे, हमें क्या लेना है? हम लोग अपनी चुनाव की रणनीति क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें इनकी टीका टिप्पणी से हमें क्या लेना है? ये सोचते रहे हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। बहुत अच्छा भाई,
ये तो जनता बताएगी, हम एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, हम जीत रहे हैं हार रहे हैं, ये क्या, ये तो जनता बताएगी। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, देखिए कहीं ये राज तिलक वाली जो बात हो रही थी उसका एक वास्तविक विश्लेषण जरा कर लें। चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा या बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा, ये विशेष अधिकार हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं उनका होता है। ये विशेष अधिकार इस समय राजनाथ सिंह जी का है और राजनाथ जी को तय करना है कि दिसंबर में जो राज्यों के चुनाव हो रहे हैं या हो सकता है तब तक केंद्र के अगर चुनाव हो जाए या बाद में चुनाव हो, उसके लिए कौन संचालन करेगा कौन नहीं करेगा, उनको तय करना है। भाजपा का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये एक संसदीय बोर्ड जो है भाजपा का, जिसमें हमारे 11 सदस्य होते हैं और उसके अलावा संगठन मंत्री होते हैं 12 जने, ये तय करते हैं। तो दोनों की तय होने की प्रक्रिया अलग है और उसमें अलग अलग लोगों का उसके अंदर योगदान और भागीदारी है। जहां तक कि इन सारे विषय में नेतृत्व का सवाल है, देखिए हमेशा एक संदर्भ होता है। जैसे कि अभी संदर्भ तब आएगा जब यह पता लगेगा कि प्रधानमंत्री का पद ही खाली हो गया या चुनाव जो है, चुनाव की घोषणा हो गई और अब जनता के सामने हमें किसी चेहरे को लेके जाना है नहीं लेके जाना है, ये सारी चीज होगी। मेरा ये सिर्फ मानना है दीपक जी कि भाजपा तो आडवाणी जी का 1.5 साल पहले क्यों डिक्लेयर कर दिया था, हमें गर्व है, अटल जी का 2.5 साल पहले क्यों डिक्लेयर कर दिया था, सुधांशु जी इस बात का तो जवाब दीजिए। हाँ, मैं उसका नहीं ये अब आपको थोड़ी, दीपक जी आप तो सारा राजनीतिक इतिहास जानते हैं, आपको ध्यान होगा कि अटल जी का राजाभिषेक करने का जो फैसला था वो कोई 2.5 साल पहले नहीं था। 96 के अंदर 95 की बंबई की बैठक, वो बंबई की रैली में अडवाणी जी ने अपनी तरफ से करा था और क्योंकि अडवाणी जी उस समय चुनाव नहीं लड़े थे 96 में, स्वाभाविक था अटल जी का होना, और 98 में क्योंकि अगेन वो रह चुके थे तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया। घोषणा तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने की थी ना, और संघ भी नाराज हो गया था कि यूनिलैटरल घोषणा आपने कैसे कर दी। एक सेकंड सुनिए, हाँ कर दिया, और उसके बाद उन्होंने जब वो चुनाव खुद नहीं लड़े तो कोई और विकल्प तो होने का सवाल ही नहीं था। तो देखिए ये उनका बड़प्पन था और ये उनके फैसले थे। यहाँ पे जो फैसले होंगे सामूहिक होंगे और उसके बाद आवश्यकता होगी उसके साथ, और उसके बाद गुजरात चुनाव के 1.5 महीने पहले अगले चुनाव के लिए लालकृष्ण आडवाणी के नाम का अनाउंसमेंट क्यों हुआ, इसका भी जवाब दे दीजिए ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये सामूहिक होता है, हर फैसले का एक परिप्रेक्ष्य होता है, एक उस समय की जरूरत क्या थी उसके हिसाब से होता है। आज का परिप्रेक्ष्य एक अलग है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इतना सक्षम भाजपा के पास नेतृत्व है कि ये फैसले में कोई दिक्कत भी नहीं होगी और इसके अंदर कोई अंतर्द्वंद भी नहीं होने वाला। और ये जो तमाम बातें चल रही है कि भाई खूब घमासान मची हुई है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए राजनीतिक जीवन में हर एक को इस प्रतिस्पर्धा में होने का, अच्छा सुधांशु जी एक सवाल, हर व्यक्ति जो राजनीति में है उसकी आकांक्षा एक सवाल, क्योंकि मुझे बहस को आगे ले जाना है। हाँ बोलिए। सवाल यह है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि महाराजगंज में एनडीए की हार हुई है और ये देखते हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की भी जरूरत बिहार में होगी, क्या आप ये मानते हैं? ऐसा है, राजीव प्रताप रूढ़ी खुद बिहार से आते हैं और वहां की वस्तुस्थिति के बारे में जितना अंदाजा उनको है वैसा बहुत कम लोगों को है। और उनको अगर आज ये देख के लग रहा है कि वहां पे जो है बिहार में नरेंद्र मोदी जी की जरूरत होगी वो इलेक्शन जीतने के लिए, तो उनके मूल्यांकन का मैं मतभेद क्यों करूंगा भाई? तो मतलब बिहार में नरेंद्र मोदी की जरूरत है। राजीव रंजन जी गद्दी खाली कर दीजिए, आप मोदी जी आ रहे हैं। मेरे जी मैंने कहा कि ये राजीव प्रताप रूढ़ी जी का जो है सबसे पहली अपना बात मूल्यांकन है और जो मूल्यांकन वो कर रहे हैं उसके खिलाफ कुछ कहना मेरा तो मतलब ही नहीं बनता। तो मैं राजीव प्रताप रूढ़ी के बयान को ही आगे बढ़ा रहा हूं सुधांशु जी, आपके बयान को नहीं। हाँ
राजीव रंजन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपने मुझसे पूछा है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को लाने की तैयारी हो गई है के बारे में कहा है। अब देखिए, हमने आज दिन में भी राजीव प्रताप जी के बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है पार्टी के तरफ से। हमारी पार्टी ये मानती है कि नीतीश कुमार जी जैसे एक लोकप्रिय राजनेता के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बिहार में 206 सीटों का अपराजय जनादेश हासिल किया है। संसदीय सीटों की बात अगर करें तो 40 में 32 सीटें हमने जीती, और पिछले दिनों हुए अगर 3 वर्षों के उपचुनाव देखें, महाराजगंज हार गए लेकिन जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, नहीं, इसीलिए मैंने कहा 5 में हमने 4 जीते हैं। और आज एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि जनता दल यूनाइटेड किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर किसी राजनेता की जरूरत बिहार में महसूस नहीं करती है। गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी की सोच, उनके दल के जो कार्यकर्ता होंगे, जो उनके जो उम्मीदवार होंगे, उनके लिए अगर वो कुछ तय करना चाहते हैं तो ये उनकी राय हो सकती है। जनता दल यूनाइटेड के लिए राजीव प्रताप रूडी जी ने जो बातें कही हैं, मुझे ऐसा लगता है ऐसी बातों से उनको भी परहेज करना चाहिए था। हमें टर्म्स डिक्टेट कराने की जरूरत नहीं है। वो ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार का जमीनी सच, एक महाराजगंज का चुनाव जो राष्ट्रीय जनता दल की सीट थी, राष्ट्रीय जनता दल के पास रह गई। बिहार में 4 सीटें उनके पास थी, 4 सीटें आज भी हैं, और हमारे पास उनसे 8 गुनी ज्यादा सीटें हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज ऐसे मौके नरेंद्र मोदी का नाम तो ले लीजिए राजीव रंजन जी। नेता नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी ने मना किया, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम भी न लिया जाए। नीतीश कुमार जी ने मना किया कि कोई प्रवक्ता नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेगा। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्रवक्ता की अपनी कोई निजी राय नहीं होती है। प्रवक्ता पार्टी की आवाज है, और मैं वही कहूंगा जो पार्टी सोचती है। तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का यह मानना है कि हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार जी के साथ जो बिहार की जनता की आवाज है, जिन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को देश में पहुंचाने का काम किया है, बिहार को एक सम्मानजनक ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। हमें किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की जनता दल यूनाइटेड पार्टी के तौर पर हमें जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का एक दल है, अगर उनको अपने दल के तौर पर अगर कुछ दिखता है तो निश्चित तौर पर ऐसे फैसले वो कर सकते हैं। हम पर अपनी राय थोपने की जरूरत नहीं है कि हम अपने दल के लिए नरेंद्र मोदी को लाए तो आपको परहेज नहीं है, तय करें, हमारा स्वतंत्र निर्णय होगा। अच्छा, एक मिनट, एक क्लैरिफिकेशन। जनता पार्टी मैं बहस को आगे ले जाऊं उससे पहले एक क्लैरिफिकेशन जी। अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को लाती है अपने कैंपेन के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी बिहार में नरेंद्र मोदी के आने पर आपको कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी किस नेता को बुलाए, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है। हमारी पार्टी को इसके पहले भी किसी नेता के बुलाए जाने से एतराज नहीं रहा है। जो भी प्रचार है उनमें दम नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी स्टैंड था, हमारे दल के नेताओं का भी स्टैंड था कि अगर नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हम 80 से 85% सीटें जीत सकते हैं, बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम दलों को सत्ता से दूर निर्वासन का रास्ता दिखा सकते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि बिहार में कोई अलग से किसी फैसले के या किसी नेता के साथ किसी अभियान को जोड़कर देखे जाने की जरूरत है। ये हम सबका निर्णय था, इसमें हम भी थे। भारतीय जनता पर हमारा निर्णय अपने दल के नेताओं को बुलाने का था, उनका निर्णय उनके दल के नेताओं का था। चलिए अबू आजमी जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी का पर्सपेक्टिव जानने के लिए। अबू आजमी जी, अब तो नरेंद्र मोदी आ गए हैं, सिर्फ राज तिलक की है देरी, क्या करेगी आपकी पार्टी? और उत्तर कांग्रेस की मंशा पूरी हो रही, कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस इस देश के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश में उनकी कुछ चलने वाली नहीं है, गुजरात में चल जाएगी, बहुत हो गया। और अगरचे नीतीश कुमार जी के यहां भी गए तो नीतीश कुमार जी की भी नैया डूब जाएगी। ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी को जो वहां की जनता ने समर्थन दिया, वो इसलिए दिया था कि पिछली सरकार वहां काम नहीं कर रही थी। नीतीश कुमार जी आकर उनका चरित्र अच्छा है, उनका काम अच्छा है, उनको देख करके लोगों ने वोट दिया, बीजेपी के साथ रहने के बाद भी वोट दिया। परंतु यदि ये बुला करके नरेंद्र मोदी जी को वहां प्रचार कराएंगे और आगे रखेंगे तो मैं एक दावे से कहता हूं कि इनकी नैया भी डूबेगी और बिहार के अंदर
ये भी सफाई, इनका भी सफाया हो जाएगा, तो उनको दूर रखना चाहिए। रहा जहां यूपी का सवाल, तो यूपी में कांग्रेस किसी की मंशा की क्या है? चलने वाली नहीं, चलने वाली है समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस की मंशा है किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाए, ताकि इस देश का दबा कुचला। कांग्रेस की मंशा है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाए, ताकि बिना काम किए निष्क्रिय कांग्रेस जो खत्म हो रही है, वो जो है फिर जो डरा करके, डर पैदा करके माइनॉरिटीज के अंदर, समाज के दबे कुचलों के अंदर डर पैदा करके फिर वो वोट ले लेवे, ताकि मोदी जी के मुकाबले में ये मोदी जी ना आने पाए, तो लोग कहेंगे चलो भाई सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए चलो इकट्ठा कांग्रेस को वोट दे दें। ये कांग्रेस करना चाहती है, परंतु उसमें कांग्रेस सफल नहीं हो सकती। देखिए अखिलेश जी, कितना गंभीर आरोप लग गया कि मोदी को भी आप ही प्रोजेक्ट करा रहे हैं। किस किस पार्टी के अंदर आपका जुगाड़ है? भाई अबू आजिम साहब की बात का मैं क्या कहूँ, कुछ पूछूंगा तो बुरा भी लग जाएगा इन्हें। बाबरी मस्जिद के आरोपियों से नॉमिनेटेड एफआईआर विड्रॉ किसने? बुरा लगने दीजिए, उन्होंने इतना गंभीर आरोप लगाया आप पर। आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं। बाबरी मस्जिद के आरोपियों से नॉमिनेटेड एफआईआर को विड्रॉ किसने किया? जब बहाल किए गए लोअर कोर्ट से तो अपील में कौन नहीं गया? अब 20 आरोप हैं जो अभी मैं गिनाना शुरू करूंगा। नाम आया वो आज भी आपके एमपी बने पड़े हुए हैं। नहीं, लिब्राम कमीशन छोड़िए, यहाँ पे जितने चीजें हैं अगर मैं गिनाना शुरू कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। लिब्रान में जिन लोगों का नाम है वो आपकी पार्टी के वाले नेता है। वही जी, कल्याण सिंह जी, साक्षी महाराज जी, पवन पांडे जी, ये सब किसको सुशोभित किया? कल्याण सिंह जी ने क्या बोला गया था? आपने भी को अपने कब्जे पर ले जाकर के मैं जो शमशान घाट लेके जाऊंगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो तो सब लोग देख ही चुके हैं। बाद में उसके प्रति आपके नेताजी ने क्या कहा, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। देखिए आप बड़े नेता हैं, आप बॉम्बे में बहुत बड़े नेता है, परंतु मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी निष्क्रियता, आपके काम सही नहीं करने की वजह से बीजेपी जैसी पार्टी आज देश में आगे बढ़ रही है। यदि आप लोगों का सही कैरेक्टर रहा था तो बीजेपी का 2 दर्जन अबू हासिम जी, आप भी बहुत नाराज थे। कुछ दिनों पहले आपने भी बड़े बयान दिए थे सपा नेतृत्व पे। मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन आप बुलवा दे रहे हैं। आप भी बहुत बयान दिए थे अभी कुछ दिनों पहले तक। अबू आदमी जी बहस में बहुत भटक रहे हैं। यूपी की सरकार, अगर बाबरी मस्जिद की बात खुलेगी तो ये भी खुलेगी कि जब टूट रही थी तब नरसिम्हा महाराज जी नहीं जाना। दीपक जी हम वहां नहीं जाना। अबू हासिम जी नहीं, एक मिनट मुझे होल्ड करना पड़ेगा। आज हम बात करें नरेंद्र मोदी पर। सुधांशु जी जी उसी पे सुधांशु जी, बिहार जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी को बुलाती है बिहार में तो उन्हें कोई परहेज नहीं है। दीपक जी मेरी बात हुई नहीं। दीपक जी मेरी बात पूरी हो जाने दें, अगर आप अवसर दें तो मैं बोलूं कुछ। होगी आपकी बात भी होगी जी, शुक्रिया। आपकी बात भी होगी अखिलेश जी। 2 मिनट बस, 2 मिनट। देखिए ऐसा है, जनता दल यू ने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड दिया है जो गठबंधन का धर्म होता है कि अपने संगठन के बारे में हर संगठन, गठबंधन का जो दल है वो अपने संगठन के बारे में खुद फैसला करेगा। हमारे यहाँ चुनाव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हम फैसला करेंगे, इनके यहाँ चुनाव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये करेंगे। इनके यहाँ आंतरिक इनका संगठन क्या होगा, कौन लोकसभा विधानसभा में तो आपके नेताओं ने तय किया था कि मोदी नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ का पिछले लोकसभा विधानसभा में तो आपके नेताओं ने तय किया था कि मोदी नहीं जाएंगे। वहां पर सुषमा स्वराज जी का बयान आया था कि यहाँ पर एक ही मोदी की जरूरत है, जिस पर मोदी जी नाराज हो गए थे। याद है ना आपको कि भूल गए? नहीं, ये बिल्कुल सही। सुषमा जी ने बयान दिया था ना, यहाँ एक ही मोदी काफी है, सुशील मोदी, जिस पर नरेंद्र मोदी नाराज हो गए थे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग पढ़ी है, दिखा सकता हूँ रिकॉर्डिंग, और जो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। आज हम उस बात को तोड़ मरोड़ करें, आप दिखा, मैंने देख रखा है, और मैंने और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा था वो भी आप जानते हैं। देखिए चीजों को बिना परिप्रेक्ष्य के देखे, अगली बार से आपके साथ वीडियो लाइब्रेरी लेके बैठूंगा, लेकिन ये ना तो भाव था ना ये हुआ। और दूसरा सुनिए, जरूर देखिए पिछली बार जो है आपने दिखाया और आप खुद फंस गए थे, अब की बार दोबारा दिखाएंगे फिर आप फंस जाएंगे, समझे?
अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा था, चलिए देखिए ये अभी मैं दोनों संगठनों का सुन रहा था, धर्मनिरपेक्षता को लेते हुए, सांप्रदायिकता को लेते हुए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता ये दो शब्द ऐसे हैं जिसकी आड़ में हर एक आदमी, हर संगठन जो है अपना अपना उल्लू सीधा कर लेता है। मैं हर एक की छद्म धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के इतने उदाहरण दे दूंगा कि ये लोग मुंह दिखाते नहीं बनेंगे। लेकिन मैंने कहा आज ये विवाद जो है और ये जो चर्चा है, ये धर्मनिरपेक्षता वर्सेस छद्म धर्मनिरपेक्षता नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मेरा सिंपल सा कहना है, हमारा नेतृत्व क्या होगा उसके बारे में ना तो कांग्रेस को कुछ कहने का हक है, ना सापा को कुछ कहने का हक है, ना किसी को कहने का। एनडीए का नेतृत्व क्या होगा ये सब लोग बैठ के तय करेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा और उसका चेहरा किसका दिखाना है, किसका नहीं दिखाना है, ये सामूहिक चीज है। स्थिति और परिस्थिति देख के कलेक्टिव डिसीजन हो जाएगा, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जो चिंता करने वाली बात है, रोज देश में क्या हो रहा है उसके विषय में किसको ध्यान नहीं आ रहा। क्या होता जा रहा है, छोटी छोटी चीजें जो हैं आज वो बड़ी होती जा रही है और देश के असली विषय जो हैं उसके बारे में ना तो मीडिया को ध्यान आ रहा, ना राजनीति उस तरफ गौर देख रही है। देखिए, महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिलाओं की असुरक्षा का मुद्दा हो, सारी कुव्यवस्था, कुप्रशासन, कुशासन, उठा के गले सूख गए। सुधांशु मित्तल जी, नेताओं ने कुछ नहीं किया, हम लोग मीडिया के तो उठा के गले सूख गए। हम लोग हाँ, नहीं नेताओं ने नहीं, ना वही मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये एक अनएंडिंग फाइट है। हमें देश की व्यवस्था सुधारने के लिए अपना फोकस रखना चाहिए। हम कहाँ, चलिए पहला सवाल, लोकपाल बिल का क्या हुआ? बड़े मुद्दे बना के चल रहे हैं, उसमें भाजपा का नेतृत्व क्या होगा, क्या ये तो सरकार बताए क्या हुआ, मैं क्या बताऊंगा उसके बारे में क्या हुआ। और लोकपाल बिल और उसके प्रावधान दो अलग अलग चीजें हैं। लोकपाल होना चाहिए, इसके बारे में, इसके विषय में कोई मतभेद थोड़ी है। मतभेद ये है कि उसके प्रावधान जो करे जा रहे हैं क्या वो सही है क्या नहीं है और देश के लिए उसमें क्या होगा, ये विषय है। ये अलग चर्चा है, जिस दिन लोकपाल पर चर्चा करेंगे उस दिन बात करेंगे इसके बारे में। चलिए बहस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा मुद्दा है, मुद्दा यह है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को आज क्या चुनौती दी है। जुड़ा हुआ है मोदी के राज तिलक से, इसीलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि लालू यादव ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा है जब उनसे पूछा गया कि नरेंद्र मोदी के राज तिलक की तैयारी हो चुकी है, क्या नीतीश कुमार अब सरकार छोड़ेंगे या नहीं। नीतीश कुमार एक क्षण भी नहीं छोड़ सकता है बीजेपी आरएसएस को। आप लोग नहीं जानते हो, नीतीश सिद्धांत विहीन आदमी, ये भारी सत्ता का ये लालची आदमी है। हम लोग को छोड़ के गया, दल बदला, दल बदलुओं का जमात बनाया और अहंकार में डूबा हुआ पूरा बिहार का हालत बद से बदतर है। अब पता करो ग्रासरूट पर आ करके। तो लालू यादव का दावा, कभी नहीं छोड़ सकते नीतीश कुमार सत्ता को, गद्दी को और बीजेपी का साथ, चाहे नरेंद्र मोदी को आगे के दरवाजे से पीएम बना दिया जाए या पीछे के दरवाजे से। प्रदीप सिंह जी, इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के लिए? देखिए दीपक जी, अभी तक नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के बारे में जो कुछ बोला है, जितनी दूर तक चले गए हैं, उनके लिए पीछे लौटना बहुत मुश्किल होगा। जो स्टैंड ले लिया है उन्होंने, आप देखिए 4 चुनाव, 2005 में विधानसभा के 2 चुनाव हुए, 2009 में लोकसभा का चुनाव, फिर 2012 में विधानसभा का चुनाव। उन्होंने नरेंद्र मोदी को, उसके बाद आपके पास उन्होंने नरेंद्र मोदी को आने नहीं दिया बिहार में चुनाव प्रचार के लिए। उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है, नाम भले न लिया हो, स्पष्ट कर दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो हम साथ नहीं होंगे। लेकिन आज राजीव रंजन जी की बात सुन के मुझे लग रहा है कि जेडीयू के स्टैंड में थोड़ा बदलाव आ रहा है। अब ये महाराजगंज का असर है या मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का असर है या कोई और दबाव है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि 4 चुनाव में जिस नेता को अपने राज्य में आने नहीं दिया, आज वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बुलाना चाहे तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। ये किसी से छिपा नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के दबाव में ही बीजेपी ने बिहार में नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के लिए 4 चुनावों में पिछले नहीं बुलाया। अब अगर उनका स्टैंड बदल रहा है तो कहीं ये संकेत निश्चित रूप से जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड
कोई तरीका ढूंढ रहा है इससे निकलने का, कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सीधे बीजेपी घोषित न करे, सिर्फ कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के तक अगर सीमित रह जाए तो ये अलायंस टूटने ना पाए। जो सर्वेज आ रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया शुरू में, वो सब बता रहे हैं कि अगर ये अलायंस बिहार में टूट गया तो बीजेपी को ज्यादा फायदा होगा और जनता दल यूनाइटेड को नुकसान होगा। ये बात नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे। अब अलायंस बचाने के लिए उनको बैक ट्रैक करना पड़े, अपनी जो घोषित नीति है उससे वापस लौटना पड़ेगा। इसका संकेत आज इसी कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने दिया है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने मुंह की बात छीन ली मेरी, इसीलिए मैं पत्रकारिता में आपको अपना गुरु मानता हूं। राजीव रंजन जी, क्या जवाब है इसका आपके पास? देखिए, सबसे पहले प्रदीप सिंह जी ने जो बातें कही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात का सही तरीके से सही संदर्भ में वो बात नहीं कम्युनिकेट हो पाई है। हम बिल्कुल जिन सवालों को हमारे नेशनल काउंसिल ने एक पॉलिटिकल रिजोल्यूशन के जरिए एनडीए के शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताया है, उस पॉलिटिकल लाइन से 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कहीं से भी किसी तरीके के कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं होंगे। जहां तक धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा सुधांशु मित्तल जी दे रहे थे, या जिस तरह से बातों को की चर्चा वो कर रहे थे, धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय संविधान, पंथ निरपेक्षता जिसको आप कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है वो सुधांशु मित्तल जी भी जानते हैं और आपके पैनल के जितने जो विद्वान वक्ता है वो सब जानते हैं। उन सवालों पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं। और जहां तक बिहार में किसी दल को अपने किसी नेता को बुलाने का सवाल है, तो निश्चित तौर पर यह जनता दल यूनाइटेड उस दल के अंदरूनी मसले में हस्तक्षेप न पहले हमने किया है और न आज करेंगे। कल का भी अगर वो निर्णय था, पहले क्यों किया था? आपने 3 चुनाव में फिर नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं आने दिया? नहीं, ये हमसे नहीं है, भाजपा के नेताओं से पूछिए। हमसे क्यों पूछते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि इनको बुलाना नहीं बुलाना ये फैसला उनको करना था। देखिए, हमने नहीं किसी को मना किया। हमारे पास नीतीश कुमार जी जो कैंडिडेट होगा वो तो जेडीयू और बीजेपी का होगा। सक्षम था बिहार। जो कैंडिडेट होगा वो तो बीजेपी और जेडीयू का होगा ना जी। राजीव रंजन जी, सुन लीजिए 1 मिनट। जो कैंडिडेट होगा वो तो बीजेपी और जेडीयू का होगा ना। भले से बीजेपी का प्राइमरी मेंबर है, अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी जेडीयू का भी प्रचार करेंगे ना, गठबंधन का प्रचार करेंगे ना। मेरी बात, सीधी बात समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का एक दल है, देश में बड़ा दल है, हमारे यहाँ दूसरे नंबर का दल है। यहाँ बड़े दल के तौर पर हम हैं, ज्यादा सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे। अगर उनकी पार्टी कोई कार्यक्रम बनाती है तो निश्चित तौर पर ये उनको अपने तरीके से तय करना होगा कि बिहार के परिवेश में एक जांचा परखा गठबंधन जिसने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है और समाज के सभी वर्गों का समर्थन हमारे गठबंधन को मिला है, तो इस फॉर्मूले को या इस तरीके से जिस तरह से हम बिहार में राजनीति करते रहे हैं, जिस तरह से हमने चुनाव लड़ा है, अगर इससे अलग हट करके वो कोई बात सोचेंगे तो ये उनकी सोच है। हम ये मानते हैं नीतीश कुमार जी की अगुवाई में गठबंधन सक्षम है। और एक बात मैं लालू प्रसाद जी की बात पर केवल 30 सेकंड अब आप बात घुमा रहे राजीव रंजन जी, साफ बात कीजिए। आप नरेंद्र मोदी को आने देंगे या नहीं? आ जाऊंगा मैं केवल 30 सेकंड में। जलेबी बना रहे हैं आप, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। कहा है अब इसके बाद इमरती बन जाएगी वो। नहीं, मैं जो बात मुझे अनुमति दीजिए कि मैं 30 सेकंड में लालू जी की बात मैं केवल आपको पूरा कर सकूं। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी को आरएसएस के साथ के रिश्ते के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। नीतीश कुमार जी ने इन रिश्तों पर कई बार क्या कहा ये देश जानता है, लेकिन वो 1974 में पहली बार जो छात्र संघ का चुनाव लड़े तो यहाँ विद्यार्थी परिषद की मदद से लड़े। 77 में एमपी हुए तो जनसंघ की मदद से एमपी हुए। 89 में एमपी हुए तो भारतीय जनता पार्टी की मदद से एमपी हुए। 90 में उनकी सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी की मदद से सरकार बनी। इसलिए पूरी तरह से अवसरवादी राजनीतिक चरित्र लालू प्रसाद जी का है।
नीतीश कुमार जी को लालू प्रसाद जी से इस तरह के राजनीतिक नसीहतों की जरूरत नहीं है। हम उनसे अपेक्षा करते हैं जो उनका चेहरा राजीव रंजन जी, नरेंद्र मोदी को आप आने देंगे या नहीं? सीधा सवाल, हमारे सीधा सवाल, नरेंद्र मोदी को बीजेपी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए बिहार आने देंगे 2014 के चुनाव में या नहीं? दीपक जी, मेरी बात का सीधा जवाब यही है कि पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव के पहले अपने नेता का ऐलान करेगी और उसके बाद चुनाव अभियान की बात आएगी। तो पहले भारतीय जनता पार्टी को ऐलान करना है उनके संसदीय बोर्ड को कि उनका नेता कौन होगा, और तभी तय हो जाएगा कि आगे का हमारा रास्ता क्या होगा। इसलिए दीपक जी, इस बात पर जो कुछ भी आप चाहे स्टूडियो बहस में बातें निकालना, प्रदीप सिंह का विश्लेषण सुनने के बाद आपका दिल बदल गया है। निरपेक्षता के सवाल पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या कहा, इस पूरे चुनाव के नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष है क्या? को फैसला करना होगा कि उनका नेता कौन होगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष है क्या? दीपक जी, मैं थोड़ा सा कुछ कह लूं। ये एक मिनट सुधांशु जी, एक सवाल, आखिरी सवाल है। जो मानक हमारी पार्टी ने सुझाए हैं, ये पार्टी को तय करना है। अरे पार्टी के प्रवक्ता आप मुझे बता दीजिए। नेता को राज्य किसी दीपक जी, मैंने हम लोगों की पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कौन पिछड़े राज्यों का विरोधी है। हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कौन धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हमारी पार्टी ने कभी नहीं धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा हूं। पर्सनैलिटी में रफ एजेज है। हमने किसी के बारे में नहीं कहा कि वो देश के सभी समूहों को स्वीकार्य हो। अगर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी या समाचार माध्यमों के कुछ सेक्शंस में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के ऐसी चर्चा होती है, तो इस पर मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूं? नहीं, मेरा सवाल बड़ा सीधा था, क्या नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष है, हाँ या नहीं? देखिए, जिस राजनीतिक शैली का गुजरात में हम चुनाव लड़कर के जवाब दे चुके हैं, जहां हम प्रतिस्पर्धी की भूमिका में हैं, तो हमारा जवाब स्पष्ट है कि जब हमने किसी राज्य में नहीं स्वीकारा है उस राजनीतिक शैली को, तो निश्चित तौर पर देश में स्वीकार करने का सवाल नहीं है। वो राजनीतिक शैली तो बीजेपी की है, वो तो बीजेपी के मुख्यमंत्री है, तो बिहार में क्यों गले लगा रखा है आपने उनको? अब इसका निहितार्थ, आप देश के बहुत ही प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पत्रकार हैं, देश की राजनीति पर आपकी नजर है। जो पार्टी की आधिकारिक राय है उससे मैंने आपको अवगत कराया है। विश्लेषण आपका अधिकार है, आप इसको जिस दिशा में ले जाएं। सुधांशु मित्तल जी, इतना सुन लिया आपने, इतना समझ लिया, क्या आपको लगता है जेडीयू बाहर जाएगा? नहीं, छोड़ दीजिए, आप बीजेपी के नेता, आप विश्लेषण कर दीजिए। मुझे पता है आपका विश्लेषण जांचा परखा और खरा होता है। पहली बात तो मैं राजीव रंजन जी को ये कह दूं कि जब मैं धर्मनिरपेक्षता और छद्म धर्मनिरपेक्षता के दो दलों की बात कर रहा था, तो मैं कांग्रेस और सपा की बात कर रहा था, आपकी नहीं कर रहा था। तो उसके बारे में आपको अगर कहीं लग रहा है कि मैंने आप पे व्यंग करा, तो ठीक नहीं है, मैंने वो नहीं करा। दूसरी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव जी का अभी मैं बयान सुन रहा था, देख के लगा कि शायद वो भूल गए कि ये हास्य कवि सम्मेलन में नहीं बैठे हुए हैं। वो जिस तरह बात कर रहे थे तो लग रहा था जैसे किसी हास्य कवि सम्मेलन में वो अपना जो है जुमले सुना रहे हैं। जैसा कि राजीव रंजन जी ने लालू प्रसाद यादव जी का इतिहास सुनाया, उनका क्या इतिहास है? चालू हुए थे राजनीति जो है एंटी कांग्रेस, उससे चालू हुए थे। 74 का सारा एजिटेशन किसके खिलाफ था? और ये सब राजनीतिक टर्न कोड्स हैं। जब इनको जो चीज सूट करती है वैसी उस भाषा बोल देते हैं। इनके आइडियोलॉजी सत्ता है, इनकी आइडियोलॉजी कोई धर्मनिरपेक्षता या सुशासन या कोई भी विषय को लेके इनकी कोई राजनीति है ही नहीं। इनकी तो सत्ता की राजनीति है। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों के ऐसे नॉन सीरियस लोगों को आप इतनी गंभीरता से लेके उनके बातों के और उनके व्यक्तित्व के विश्लेषण अगर करेंगे तो क्या फायदा होने वाला है? जहां तक कि मैंने कहा गठबंधन का सवाल है, देखिए जनता दल का और भाजपा का गठबंधन सबसे पुराना गठबंधन है। किसी भी गठबंधन में ऊंच नीच होती रहती है, ज्वार भाटा आता रहता है, लेकिन वो टाइम टेस्टेड गठबंधन है, वो चलेगा।
इसलिए इसी जितनी पुराने आप लोग प्रयास गठबंधन के लगाने चलते लगाते 3 रहिए, चुनाव में कुछ मोदी को होने नहीं वाला आने है, दिया। गठबंधन चलने वाला है। यही पुराना इसी चीज गठबंधन मैं था। कहना चाहता हूं। सुनिए, सुधांशु जी, यही आने पुराना दिया नहीं गठबंधन गया। था। 3 सुनिए, चुनाव सुनिए, में उन्होंने सुनिए, नरेंद्र चला मोदी ना। को नहीं आने दिया। प्रश्न ये है, ये गठबंधन चलता रहेगा। और भाजपा इन्होंने की नहीं आने दिया, हमने महत्वाकांक्षाओं क्या पे फैसला कांटा करा, अगर क्या किसी नहीं ने हुआ? लगा के रखा है तो देखिए, नीतीश मैं कुमार ने। फिर आपसे कह रहा हूं, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ बिहार के अंदर एक अच्छा शासन दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार बिहार की जनता का मन जीते हुआ है, और ये गठबंधन बड़ा लंबा गठबंधन है और ये चलता रहेगा। ऐसी बातें, ऐसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप में जो है एक पॉलिटिकल अक्यूमन जो है आपका, और एक पॉलिटिकल शार्पनेस आपकी है। आप किसी भी नेता को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं वो तो आप कर देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गठबंधन चलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही लक्ष्य दोनों का, कि देश में कुशासन की वजह से कांग्रेस और यूपीए की जो सत्ता है, उसको जो है देश को उससे निजात दिलवानी है। क्योंकि देश का बहुत नुकसान हुआ है, आम जनता त्रस्त है। महंगाई देखिए कहां पहुंच गई, भ्रष्टाचार की तो पराकाष्ठा हो गई है, अब तो मजाक बन गया है यहाँ पे। और लोगों की संवेदनशीलता के बारे में ये सरकार जितनी असंवेदनशील है, उसकी तो उसके बारे में जितना कम कहा जा सके उतना है। ऐसी स्थिति के अंदर हम लोगों के, मैंने कहा ना, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन सब में बड़ी गंभीरता है। राजनीतिक मैच्योरिटी हर लीडर में है, बीजेपी की हो, जेडीयू की हो, अकाली की हो, शिवसेना की हो। और ये सारे मुद्दे जो है हम अपने आप समझा लेंगे, सुलझा लेंगे। इसके बारे में इतनी जो चिंता आप लेके चल रहे ना करिए। हम लोग बहुत मैच्योर पॉलिटी के लोग हैं, इतने साल संघर्ष करा है, और जनता क्या चाहती है वो समझते हुए हम अपने को कैसे ढालना हम ढाल देंगे। पर वो जहाँ ईगो की लड़ाई हो जाती है ना सुधांशु जी, वहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है। समझदारी भी बर्बाद हो जाती है, व्यवहार कुशलता भी बर्बाद हो जाती है। और बीच में कहीं महत्वाकांक्षा जुड़ जाए तो और खत्म। अकेले की हंस रहे मेरी बात आप कह रहे हैं कि अहंकार की लड़ाई में बहुत कुछ नहीं, मैं मानता हूं कि अहंकार की लड़ाई और महत्वाकांक्षा की लड़ाई जो है वो अच्छी अच्छी चीजों को बर्बाद कर देती है। 77 का हमने एक उदाहरण हमारे सामने है। 77 में जनता ने कांग्रेस के खिलाफ जो है मत दिया, और 2 साल के अंदर हम लोगों ने अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में उस मत को जो है हमने खारिज कर दिया। ये आप सही कह रहे हैं, राजनीति में ये भी होता है। लेकिन इतने साल का जो हमारा अनुभव है, उससे इतिहास से बहुत कुछ सीख चुके हैं हम लोग, और इतिहास जो है साक्षी है, गवाह है कि समायता और बड़प्पन आखिरकार में चलेगा और सब चीज होगी। देश को यूपीए से निजात दिलवा देंगे। चलिए, यूपीए से निजात, अखिलेश जी, यूपीए से देश को निजात मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी देश को निजात दिलाएंगे। जनता दल यूनाइटेड बहुत परेशान है कि नरेंद्र मोदी के साथ कैसे जाएगा। आज आप इस शो में राजीव रंजन जी को आमंत्रित कर दीजिए कि आप बीजेपी को छोड़ना चाहें छोड़ दें, कांग्रेस के साथ आ जाएं, क्योंकि असली धर्मनिरपेक्ष ताकतें आप ही हैं। दीपक जी, ये हम यहाँ पे शो में बैठे कई नेता अपने भाषा और भाव से बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि आप थोड़ी सी नरमी बरतें, लेकिन आपकी धार कमजोर नहीं हो रही इन लोगों पे। इसी को सोच के मैं मुस्कुरा रहा था कि बेचारे लोगों को आपने, वो पत्रकार क्या जिसकी धार ना हो, किस तरह से, तो लेकिन उन लोगों ने बड़ा प्रयास किया और आपने धार को अपने कमजोर नहीं की। फिर खैर कोई बात नहीं। कल तक जिन मुद्दों पे सुस्पष्ट राय देती थी जनता पार्टी जेडीयू, वो आज उन मुद्दों पे खामोश हो जा रही है। आपने बहुत सवाल किए, बहुत बातों को पूछा। जब जेडीयू की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उसमें पहले ये बात हुई थी कि अभी तत्काल लीडर घोषित किया जाए, लेकिन बाद में मान मनोबल के बाद 6 महीने का समय दे दिया गया। कई बार कई चीज़ें और उसमें आई। इसके पहले साबिर अली साहब भी और भी बड़े बड़े नेताओं ने बड़े सुस्पष्ट अपने विचार कई मुद्दों पे दिए थे। तीसरी बात जो बार बार आप लोग या कुछ और लोग ये कहते हैं कि बिहार में मोदी जी अब जाएंगे, बिना उनके काम नहीं होना है। बिहार का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वहाँ से जैसे मोदी जी का बिहार जाने की बात होती है, वहाँ से रिबाउंड आता है तो न्यूज़ बनती है। मोदी जी भी अभी उसके पहले कई प्रदेशों में जा चुके हैं, कर्नाटक भी हो आए हैं, हिमाचल भी हो आए हैं। तो ये नहीं कि बिहार में जा कर के
उसका क्या असर होगा वो सबको पता है, लेकिन न्यूज बनती है बिहार में जाने का जिक्र करने भर से, इसलिए बिहार की जिक्र किया जाता है। और जो समीकरण है, जो चीज़ें हैं, वो उनका दल जाने, उनके लोग जाने। 5 बार इसके पहले भी वो लोग अपना पार्टी का अध्यक्ष पार्टी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़े हैं, लेकिन पहली बार ये देखने को भी मिल रहा है कि एक सर्वसम्मत लीडरशिप नहीं आ रही है बीजेपी में। ये जो भी कोई कहले आ रही है, कहने के बाद में सब दिख रहा है। ओपनली वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, वरिष्ठ नेता खामोश हैं। तमाम लोग जो मुंह खोलते थे, अच्छा अखिलेश जी, आपकी पार्टी में है, काम शुरू हो गया। आपकी पार्टी में 2014 में मनमोहन सिंह प्रधान बनेंगे, मनमोहन सिंह प्रधाधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी? पार्टी को दीपक 2014 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी? क्या होना, हमारी पार्टी का क्या होना है, कौन बनेगा, ये जग जाहिर है, सब जानते हैं। हमारे यहाँ इसकी क्राइसिस नहीं है। हमारे यहाँ हमारे यहाँ इसकी क्राइसिस दीपक जी आपको सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है ना। ये कोई हमारे पार्टी में ना ये मुद्दा है, हमारे पार्टी में ना ये मुद्दा है। हम दीपक जी आपको पता है क्या, 5वीं बात जो कही यूपीए का भाई आप डिस्टर्ब बहुत करते हैं, ये बीजेपी के लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। मैं बोलने दिया करें मुझे यार। ये जो अभी सुधांशु जी ने कहा कि यूपीए को हम लोग बाहर कर देश का बीच बीच में बोल रहे हैं आप ना। अभी सुधांशु जी ने कहा कि एनडीए बीजेपी यूपीए को बाहर कर देगी। भाई ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, देखा जरूर करें, अच्छा है। देश की राजनीति में भी अच्छा है कि राजनीतिक लोग ख्वाब देखें, लेकिन कम से कम अपना जो होती है ना ताकत का एहसास से ज्यादा ताकत से एहसास जी नहीं तो ऐसा ठीक है, कुछ इलाकों में आप रोक लेते हैं, लेकिन पूरे देश में हम ही रोक पाते हैं। नहीं हम तो हमेशा धन्यवाद करते हैं, लेकिन आप जो है लेने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं ना। पूरा हो जाता, कम से कम धन्यवाद कीजिए हमारा कि हमने आपको रोका। सपना कभी अभी का नहीं पूरा होना है, सपना कभी देखिए, सपना कभी अब पूरा नहीं होता। सहयोगी नहीं है, सहयोगी नहीं है, आप लोगों को नहीं आने देने के लिए उनको हम समर्थन देते हैं। समान विचार मुद्दों पे सहयोगी हैं, समान विचारधारा के हैं, लेकिन अब वो जमाने गए कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। क्या करें ये लोग सत्ता में ना आने पाए, इसलिए हमको करना पड़ता है, क्योंकि जो नीतियों से सहमत नहीं है। इनका देख चुका है बीजेपी के देश की जनता ने देखा जब इनको जनादेश दिया तो जिन मुद्दों पे जनादेश दिया था देश की जनता ने, इन लोगों ने कितनी चतुराई से कहा, इतनी चतुराई। आमीन आमीन आमीन। चलिए खैर, अभी तो यूपी में दिखेंगे नाव कितने बार जजमान सामने आएंगे। यूपी की कानून व्यवस्था पे आप भी बयान दे चुके हैं, बता चुके हैं। पिछली बार क्या हुआ यूपी में, सबसे एक लाइन का कमेंट। अबू आदमी जी आप भी, अखिलेश जी आप भी, राजीव रंजन, क्या अगर कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है गोवा में, जहां पर उनका राज तिलक होना है, जेडीयू तब क्या करेगा? सरकार चलती रहेगी या गिर जाएगी, हाँ या ना? भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मसला है कि वो किसी भी सांगठनिक पद पर किसको वो नियुक्त करते हैं या उनका चयन करते हैं। इससे जनता दल यूनाइटेड का कोई लेना देना नहीं है। हम एनडीए के नेता के फैसले का इंतजार करेंगे कि संसदीय बोर्ड जल्द से जल्द देश में कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए एनडीए किसको नेता तय करती है, इस फैसले पर हमारी नजर है और भारतीय जनता पार्टी के फैसले के बाद हम उस पर अपनी राय देंगे। अखिलेश जी सिर्फ 30 सेकंड। क्या पूछिए? सवाल यही है, राज तिलक की है तैयारी, मोदी की है अगली बारी।
अरे कहाँ आप लोग अनायास मोदी जी को इतना बोलने बताने लगते हैं। कहाँ एक प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश में अपना घूमे फिरे, प्रदेश में कुछ लोगों को 2-4 बार बहुमत मिल जाती है, गलतफहमी होने लगती है। हम लोग के गांव में कहावत है, कहना नहीं चाहते हैं, बैलगाड़ी जो चलती रहती है, तो वो अपना देखिए वो चेहरा होता है, वो व्यक्तित्व होता है, वो सोच होती है। ठीक है, आज बीजेपी क्यों पीछे है? इसलिए कि वो कुछ वोट को पोलराइज करने की क्षमता रखते हैं। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, कोई जनता के पास जा करके जनमानस से जुड़े मुद्दों की राजनीति पे वोट मांगने का कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष में रहते हुए भी उसे लगता है कि कुछ चीजों को ये पोलराइज कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी आज उनके पीछे आ रही है। और ये बात आडवाणी जी समझते हैं। एक मिनट, ये बात आडवाणी जी वरिष्ठ नेता इस बात को बीजेपी के जानते हैं कि अगर मोदी जी इस तरह से आएंगे तो जो दूसरे अलायज है उनके साथ क्या होगा, वो बीजेपी टाइम नहीं है अखिलेश जी, टाइम नहीं है मेरे पास। वो बड़े लीडर समझते हैं। अबू आजमी जी देखिए मोदी जी का राज तिलक हो नहीं हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, परंतु मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मोदी जी का जो सपना है प्रधानमंत्री बनने का, वो इस देश की जनता कभी साकार नहीं करेगी। सुधांशु मित्तल जी, घोषणा होगी गोवा में या गोवा गॉन हो जाएगा? ऐसा है, कुछ चीजों के स्वाभाविक बहुत असमंजस में डाल दे रहे हैं। वो होता है, फ्लो होता है, उसको फ्लो में चलने दीजिए ना। इतनी जल्दी उसको जो है एंटिसिपेट करके एक मिस्ट्री क्रिएट करने से फायदा क्या है? चुनाव की दृष्टि से जो चीजें जनाब गंगा में भी बांध बन गए, गंगा का भी फ्लो रुक गया है। अखिलेश जी का उमा भारती इसी पे जगह रही है कि गंगा की अविरल धारा को प्रवाहित तभी तो होने से रोका ना जाए। हम तो बीजेपी पे बांध बना रहे हैं, लोगों ने गंगा पे बना दिए। अभी बांध को क्यों बांधना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ अभी बांध क्यों बनाना चाह रहे हैं? बहने तो दीजिए पानी को, जब पानी बहेगा तो उसकी धार देखेगा ना। तेल देखिए, तेल की धार देखिए। बहुत दिनों तक प्रवक्तागिरी होनी चाहिए। बिना बांध बने बिजली नहीं बनती है और सापा का सुधांशु जी, बिना बांध बने बिजली नहीं बनती है, बिना बांध बने बिजली नहीं बनती है। सक्रिय राजनीति में रहने यूपीए सरकार कर रही है भारत निर्माण, वो नहीं हो सकता है। नहीं, बिना पानी के जीवन भी नहीं होता है। देखिए बिना पानी के जीवन भी नहीं होता है। प्रदीप जी, आखिरी सवाल, गोवा में कोई बड़ी घोषणा की उम्मीद करते हैं आप? नहीं होगा। बिल्कुल दीपक जी, मुझे लगता है जिस तरह का पार्टी पर दबाव है, आप देखिए अखिलेश जी जिस तरह से बोल रहे हैं या बीजेपी के जितने विरोधी जिस भाषा में बोल रहे हैं, आजकल भाजपा की कोई भी आलोचना नरेंद्र मोदी की आलोचना के बिना पूरी नहीं होती। वो जिक्र कर रहे हैं कि वो 28 प्रदेश है, इतने मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री हैं। अभी इस आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और चर्चा में सिर्फ नरेंद्र मोदी रहे। जितने केंद्रीय मंत्री हैं उनको जब तक एक बार नरेंद्र मोदी की आलोचना न कर ले उनको संतोष नहीं होता। तो राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं। वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये देश की जनता मतदाता तय करेगा, लेकिन पार्टी के सामने इस उनके अलावा इस समय कम से कम 2014 के चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं है। पार्टी तय कर ले कि नरेंद्र मोदी के साथ उसे सत्ता में आने की कोशिश करना है या नरेंद्र मोदी के बिना उसे विपक्ष में बैठना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का। तो राज तिलक की है तैयारी, लेकिन मोदी की है ये बारी या नहीं, इसका पता लगेगा हमें गोवा में। और गोवा की पल पल की अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर।